टाटा ने यूपी में निवेश की क्यों जताई इच्छा? टाटा के लिए यूपी क्यों है अनमोल रतन? क्या यूपी में है निवेश का उचित माहौल? उद्योगपतियों के लिए यूपी क्यों है जरूरी? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करेंगे। देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा ने ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का माहौल अच्छा है, यहाँ के सरकार की नीतियों की उन्होंने सराहना की और अखिलेश यादव को एक पत्र भी लिखा। दरअसल पिछले दिन उन्नाव में एक स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना के दौरान रतन टाटा और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। उस दौरान भी टाटा ने उत्तर प्रदेश को सराहा। दरअसल रतन टाटा का एक प्लांट लखनऊ में लगा हुआ है जो पिछले दिनों से बंद चल रहा है। कभी शुरू भी होता है, कभी बंद हो जाता है। सरकार की नीतियों के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन अब टाटा ने ये साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी इस फैक्ट्री को नहीं बल्कि और भी निवेश के लिए इच्छुक हैं और इसी महीने वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने आ रहे हैं। तो बहुत समय से जो लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आना नहीं चाहते हैं, उनके मुंह पर शायद ताले लगे होंगे, क्योंकि रतन टाटा जैसी शख्सियत अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। ये तो हुई वो उस बात की जो नई इंडस्ट्री आने वाली है, माहौल अच्छा है। लेकिन हमें उस विषय पर भी ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा इंडस्ट्री है वो एक किस कदर बदहाली में है, किस तरह से परेशानी में है और किन मुसीबतों से गुजर रही है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीआर का इलाका छोड़ दें और ख़ास तौर पर आप बुंदेलखंड जाएं तो मैं सिर्फ एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा जिसको सुन के आप भी शायद चौंक जाएंगे। बुंदेलखंड में खासतौर पर जालौन और हमीरपुर के एरिया में बहुत स्टील फैक्ट्रियां लगी थीं जिसमें टीएमटी सरिया तैयार की जाती है। आज हालात ये है कि सरकार ने पिछले 4 सालों में बिजली के दाम 2 गुने बढ़ा दिए। जो 4 रुपए यूनिट मिलने वाली औद्योगिक बिजली थी वो बुंदेलखंड को भी 8 रुपया प्रति यूनिट मिल रही है। नतीजा ये हुआ कि वहाँ से सैकड़ों इंडस्ट्री बुंदेलखंड से पलायन कर गई, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चली गई। बुंदेलखंड फिर से बदहाल है और वहाँ की इंडस्ट्री मर गई है। जो अरबपति थे वो आज फकीर हैं और जो फकीर थे वो मजदूर हो गए और जो मजदूर थे वो बुंदेलखंड छोड़ने के लिए विवश हो गए। उत्तर प्रदेश में जो भी इंडस्ट्री लगी है वो ज़्यादातर एनसीआर के क्षेत्र में है या फिर स्टेट कैपिटल रीजन के आसपास है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज इम्बैलेंस्ड है। तो सरकार अपनी नीतियों पर क्या इस बार विचार करेगी कि कम से कम एक क्षेत्र विशेष के लिए, खासतौर पर बुंदेलखंड जैसे एरिया के लिए, अगर वो बिजली की कीमतें कम करती है तो शायद वो इंडस्ट्री जो छोड़कर चली गई हैं वापस आ जाएगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए बिजली उत्तर प्रदेश के मुकाबले बहुत सस्ती है, 40% से ज़्यादा सस्ती है। तो सरकार नया निवेश आकर्षित कर रही है, स्वागत है, लेकिन उनका भी ध्यान दीजिए साहब जो आपके भरोसे उत्तर प्रदेश में रोजगार कर रहे हैं। इसी खास विषय पर चर्चा के लिए मैंने विशेष मेहमान आज स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने अर्थशास्त्री, औद्योगिक मामलों के बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर रहीस सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एसपीएस यादव मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और प्रदीप माथुर उत्तर प्रदेश में नेता कांग्रेस विधानमंडल दल, बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर है, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप चारों का। डॉक्टर रहीस सिंह, सबसे पहले तो मुझे बताइए, टाटा आ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ, आप भी मेरे ख्याल से स्वागत ही करेंगे जी। सरकार की नीतियां अच्छी हैं, ठीक बात है, लेकिन हमें उन पर भी ध्यान देना है। डॉक्टर रहीस सिंह, जो मौजूदा इंडस्ट्री है, जो उत्तर प्रदेश के हैं, यहीं पले हैं, यहीं बड़े हैं, यहीं उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से इंडस्ट्री लगाई है, आज परेशान है जी। ये पहला जो आपने कहा कि आप स्वागत करते हैं, मैं आपका पूरा समर्थन और आपके साथ हूं स्वागत में। लेकिन जो चैलेंजेस हैं उनको, जैसा कि आपने अभी इंडिकेट किया, देखिए उत्तर प्रदेश में जो आने का कारण है वो केवल गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं है, उसके साथ साथ अगर आप देखें कई रिपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस समय स्किल्ड लेबर है, सस्ता लेबर आपको मिलेगा। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बाजार है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा खपत आप उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, इससे लाभ आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। 2 चीजें इंडिया के किसी स्टेट्स में, ये जो सबसे बड़ा लेबर हब या स्किल्ड लेबर हब और सबसे बड़ा बाजार। अब आइए जरा दूसरे चैलेंजेस को। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपने कहा बिजली की दरें सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में अगर टोटल टैक्सेस जोड़ लीजिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पुणे, इनसे सबसे ज्यादा। तो जो हमारा प्रोडक्शन होता है
वो बिजली और अदर टैक्सेस में खर्च होने के बाद इतना बचता ही नहीं है कि वो सरप्लस में जा सके। तो वो जो तमिलनाडु में इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, जो गुजरात में इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, जो हरियाणा में इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, उससे वो काफी पीछे हो जाता है। अब उसे कंपटीशन करना है पूरे देश में, अगर उनके साथ वो कंपटीशन नहीं कर पाता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि फिर वो मध्य प्रदेश शिफ्ट कर जाए, वो गुजरात शिफ्ट कर जाए, वो हरियाणा शिफ्ट कर जाए। तो हमारी जो सरकार है वो ठीक है, रतन टाटा जी ने अगर ये एक संदेश दिया है तो मैं समझता हूं ये सकारात्मक अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मैं तो मानता हूं ये अब तक का इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है जो अखिलेश यादव जिसको गर्व के साथ बता सकते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है भैया कि ये अगर आप देखें ये इंडस्ट्री आ रही है, अभी तक क्या रहा, सर्विस सेक्टर आ रहा था। करेक्ट है, सर्विस सेक्टर इतने रोजगार क्रिएट नहीं करता, लेकिन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग अगर आ रहा है तो वो बड़े पैमाने पर रोजगार देगा। इसलिए ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा ही सकारात्मक कदम है। डॉक्टर SP यादव मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। बहुत अच्छा लगा आज जब सुबह ये पता चला कि रतन टाटा ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और सराहा है कि उत्तर प्रदेश में माहौल अच्छा है और वो खुद भी आना चाहते हैं, पहल भी की है, मुख्यमंत्री से समय भी लिया है। आज तो आपके लिए खुश होने का दिन है, लेकिन साथ में जरा जो इंडस्ट्री लगी हुई है खासतौर पर बुंदेलखंड के रीजन में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल उत्तर प्रदेश में, उन पर भी थोड़ी सी कर्म कीजिए। अगर बिजली थोड़ी सस्ती कर दीजिए इंडस्ट्री के लिए, वो भी खास इस एरिया स्पेसिफिक। अगर आप बुंदेलखंड में बिजली की कीमत 4 रुपया कर दें और फिर इंडस्ट्री से कहें कि आप वहां जाइए लगाइए, 10 साल हम आपका रेट यही रखेंगे, क्या परेशानी है आपको? तमाम मुझे लगता है इंडस्ट्रीज वहां पहुंच जाएंगे बुंदेलखंड में। आप दीजिए तो सही कुछ। कंटिन्यू। देखिए, हमारी सरकार जब बनी तो औद्योगिक योग और जो है अवस्थापना निवेश नीति बनी और उसमें तमाम स्टैम्प के कर में छूट दी गई है और खास करके बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्यांचल के लिए दी गई है। तो इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार जैसे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग फीडर से अलग अलग उससे जो है। मुझे एक चीज सीधा सवाल सीधा जवाब। बुंदेलखंड में सस्ती बिजली दे दो इंडस्ट्री की, वहां इंडस्ट्री सरवाइव कर जाएगी। देखिए, आप बात करेंगे मुख्यमंत्री से कि बुंदेलखंड के इंडस्ट्रीज को सस्ती बिजली दी जाए। देखिए, बुंदेलखंड में या पूर्वांचल में जो औद्योगिक निवेश और आपके तराई के इलाके में औद्योगिक निवेश के लिए गोंडा, श्रावस्ती, सरकार हमारी अवस्थापना नीति बनी है, निवेश नीति बनी है, उसमें काफी छूट दी गई है। नहीं, पर बिजली तो वहां भी 8 रुपया है। जो आप नोएडा में रेट है वही रेट आपका बुंदेलखंड में। कैसे इंडस्ट्री सरवाइव करेगी? देखिए, नहीं कर सकती ना। IP सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार को तो सर्टिफिकेट मिल गया, आप जो आरोप लगाते रह गए लगाते रहिए। रतन टाटा ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में माहौल अच्छा है और वो यहाँ निवेश करना चाहते हैं। अब रतन टाटा पर तो कोई सवाल नहीं है। ठीक बात है, स्वागत कीजिए। अगर उन्होंने पहले तो स्वागत कीजिए। अगर उन्होंने पहले तो स्वागत कर दीजिए, रुचि दिखाई है कर दीजिए, लेकिन उनका एकमात्र यूनिट टेल्को लखनऊ में जो रोज धमकी टाटा देता है कि हम बंद कर देंगे। और आपने जब शुरुआत की तो इस बात का जिक्र आपने स्वयं किया कि वो यूनिट बंद होती रहती है और खुलती रहती है। ऐसे में श्री रतन टाटा का रुचि लेना ठीक बात है, चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश में, वो माहौल बिल्कुल खराब है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बिजली की समस्याएं हैं और उसके साथ उत्तर प्रदेश में तीन इन्वेस्टर मीट हुई, तीन इन्वेस्टर मीट हुई, आगरा में हुई, दिल्ली में हुई और मुंबई में। सब में क्लेम किया गया 1 by 1 करके कि 54,000 करोड़ रुपए, 54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिल्ली में ये डिक्लेयर किया कि उत्तर प्रदेश में होगा। अभी मुंबई में 33,000 करोड़ की बात हो रही थी। श्री आलोक रंजन जी जो चीफ सेक्रेटरी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा 54,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अब संडीला सटा हुआ क्षेत्र है, 4 साल का वक्त बीत गया है और 2,000 करोड़ की योजना उत्तर प्रदेश सरकार थी कि लेदर क्लस्टर हम बनाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार उस पर कितनी बड़ी है? कानपुर के जो तमाम उद्योग धंधे बंद हो गए, जो मैनचेस्टर कहा जाता था, उसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार बताए। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और जिस बुंदेलखंड का आंसू कोई पोंछने का नाम नहीं लेता। आपने बड़े स्पष्ट तौर से एक उद्योगपति की बात चर्चा अभी हो रही थी कि वो इतना बड़ा उद्योगपति था कि तमाम सरिया की सप्लाई करता था। आज अरबपति से वो मतलब जमीन पर आ गया, क्योंकि बिजली के दाम जब से समाजवादी पार्टी आई दूना बढ़ा दिए गए। उनको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया।
इस प्रकार प्रदीप माथुर क्या उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए बहुत अच्छा और उचित माहौल है? देखिए, वर्तमान सरकार ने प्रयास तो किए हैं और मुख्यमंत्री जी ने पहल भी ली है कि यहाँ पे औद्योगिक निवेश हो, और टाटा जैसे ग्रुप का ये कहना कि वातावरण अच्छा है, ये एक अच्छी पहल है। परंतु वास्तविकता देखी जाए, आपके तमाम मुख्यमंत्री जी ने लोगों को लुभाने के लिए जगह जगह कॉन्फ्रेंसेस करी, लोगों को, उद्यमियों को इकट्ठा करके नोएडा में बुलाया, दिल्ली में बुलाया, लखनऊ में इस तरह के गेट टुगेदर किए गए जिसमें कि इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को आकर्षित किया गया। परंतु मेरा कहना यह है कि आज 4 साल होने को आ रहे हैं कि कितना निवेश एक्चुअल रूप में आया है और कितना लगा है। और मैं आपको बता देता हूं, 85,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया है जब से अखिलेश यादव की सरकार बनी है, और एक्चुअल जो अब तक मूर्त रूप लिया गया है, हो चुका है, वो 13,586 करोड़। जी, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे उद्यमियों को, अब आप देखिए, आप नए उद्योगों को तो आकर्षित कर रहे हैं, परंतु उत्तर प्रदेश के यूपीएसआईडीसी के इंडस्ट्रियल एरियाज को देखिए, सारे के सारे रुग्ण पड़े हैं। मैंने विधानसभा में कई बार कहा कि आप डबल पॉलिसी बनाइए, एक तरफ आप नए उद्यमियों को आकर्षित करिए, दूसरी तरफ जो आपकी रुग्ण पड़ी हुई इकाइयां हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, चाहे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हो, चाहे आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, उनके लिए अलग पॉलिसी बनाइए, उनको रिहेबिलिटेशन पैकेज दीजिए, बिजली की दरें सस्ती करिए, टैक्स हॉलीडेज दीजिए, और इस तरह की इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करिए जैसे उत्तराखंड में डेवलप है, जैसे कर्नाटका में डेवलप है, जहां की उद्यमियों को एक पैकेज मिलता है, टैक्स हॉलीडेज का पैकेज, आपकी विद्युत में सब्सिडी का पैकेज, जिससे वो आकर्षित होकर लगाएं और उनको जेस्टेशन पीरियड कम से कम उनको अपने एस्टेब्लिश करने के लिए मिल सके। डॉक्टर रहीस सिंह, प्रदीप माथुर ने बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए, आई अप्रिशिएट हिम। और इन्होंने जो बात कही ना कि जो आपके एग्जिस्टिंग हैं, जो पुअर हो चुकी इंडस्ट्री या जिन किन्हीं कारणों से चल नहीं पा रही, आप उनको भी तो साथ में प्रमोट करिए। नई इंडस्ट्री के लिए सरकार ने अच्छी नीति बनाई, निवेश पोर्टल तैयार किए, सिंगल विंडो सिस्टम रखा, नए लोगों को आमंत्रित किया, तमाम तरीके की सुविधाएं उनको देने की बात करने, पर उनकी बात कौन करेगा जो एग्जिस्टिंग है, परेशान है, और उत्तर प्रदेश में जो रोजगार धंधा दे रहे हैं वो परेशान है, उनको भी तो अपलिफ्टमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। प्रदीप जी की बात को अगर थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, देखिए, इकोनॉमी केवल एक से नहीं चलती है, और खास करके उत्तर प्रदेश की हैवी इंडस्ट्री, मिडिल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और हस्त कुटीर, तो इनमें लिंकेज है। एग्रीकल्चर हस्त कुटीर से जुड़ती है, हस्त कुटीर आगे मझोले उद्योगों से जुड़ता है, और मझोले उद्योग से फिर आगे अपर। आपने क्या किया, मझोले उद्योग पर आप देखिए पहल कितनी भी की हो, लेकिन रिजल्ट जीरो, कुटीर उद्योग पर रिजल्ट जीरो, अपर इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री जो है वो केवल इनकी पॉलिसीज पर नहीं चलती है, उसके साथ साथ वो अपने कंपटीशन पे चलती है कि ग्लोबल लेवल से लेकर के और नेशनल लेवल पर कितना कंपटीशन कर रही है। तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल एक प्रमोट करना है। इनके लिए जो नीचे के हैं, पॉलिसी बनाना है, फंडिंग करना है, ब्यूरोक्रेसी को एक्टिवेट करना है। तो वहां पर जब आप फेल्योर होते हो तो उसका मतलब है 3 मोर्चों पे फेल्योर हो रहे हो। आपकी गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही, आपकी गवर्नेंस ठीक से काम नहीं कर रही, आपका फाइनेंशियल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। तो नो डाउट आप उनको बुलाइए, और वो इसलिए आ रहे हैं। अगर आप इस फाइनेंशियल, जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार ने बजट 2015-16 में $50.3 बिलियन का टारगेट रखा है। तो आप बताइए, इस फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट होने वाला है, अब तक उस पे कितना प्राप्त हुआ? अभी तक तो उसका 50% पे भी नहीं पहुंचे हैं। अरे बहुत कम है, बहुत कम है। तो उसी स्थिति में सरकार को ये फिर से रिथिंक करना पड़ेगा कि हमारे लैग्स कहां कहां पर हैं। ये जैसे जो पॉइंट आपने बताए, लैग्स ये हैं कि जब कोई आता है, इनवाइटी आप बनते हैं, तो वो पहले यह भी देखता है कि पुरानी इंडस्ट्री का क्या हाल है। बुरी हालत है साहब, बुरी हालत। वैसा हाल कल हमारे साथ भी होगा। आज तो आप स्वागत कर सकते हो, इसलिए एग्जिस्टिंग को भी कंटिन्यू करना बिल्कुल कंटिन्यू, अदरवाइज वो आपको केवल लालच देगा, आपके लिए आमंत्रण पर आएगा लेकिन आएगा नहीं। डॉक्टर एसपी यादव, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं और आपसे उसका जवाब चाहता हूं। अब तक जब से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है यूपी में, 85,000 करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको आप MOU कहते हैं, वो साइन हो चुके हैं। लेकिन वो एक्टिव जो इस वक्त हैं, जो क्रियान्वित हुए हैं, जिनको आप कहते हैं एग्जीक्यूशन जिनका हुआ है, सिर्फ 13,000 करोड़ का हुआ है।
बाकी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। 65,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का MOUs हैं आज भी वैसे ही फाइलों में बंद है, पहली चीज। दूसरा मेरा सवाल है, जो भी 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें भी अगर आप एरिया वाइज डिफाइन करोगे तो 70% अकेले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हुआ है, यानी 30% में बाकी यूपी है। सिर्फ 3,900 करोड़ रुपया नोएडा के क्षेत्र को अगर अलग कर दें तो सिर्फ बाकी यूपी में हुआ है। तो आपका जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है। अगर आप उसको ठीक से अध्ययन करें तो शायद उत्तर प्रदेश में आप विकेंद्रीकृत तरीके से इंडस्ट्रीज को लगा पाएं और लोगों को ज्यादा बेहतर सुविधा दे पाएं। देखिए, ऐसा है जैसे तोशिबा कंपनी जापान की, वो हरिद्वारगंज नोएडा में तो है नहीं, वहां जो है 660 मेगावाट की जो है क्षमता का स्थापना करने जा रही है ऊर्जा सेक्टर में। 3,436 है ना, मैं ऊर्जा का ही बता रहा हूँ, 3,436 करोड़ रुपए का। और इसके अलावा सैमसंग कंपनी के देखिए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश नीति है, नोएडा में आ रहा है। देखिए वो नहीं, उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो यूपी की है वो जो है कंट्री में नंबर 1 की है। मैं सराह रहा हूँ, आई अप्रिशिएट कि आप अच्छा काम कर रहे हो, इंडस्ट्री को आकर्षित कर रहे हो। आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल कहने का मतलब ये है कि जो सुविधाएं नोएडा में आप दे रहे हैं वही सुविधा क्या आप बुंदेलखंड में भी दोगे क्या? बुंदेलखंड में तो आपकी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, और जो एग्जिस्टिंग आपके इंडस्ट्री हैं उनको अगर आप फैसिलिटेट करोगे तो वो भी तो फर्टाइल होंगी ना। देखिए, हमारी जो औद्योगिक निवेश नीति है जो बनाई गई है, उसमें जो बुंदेलखंड है या पूर्वांचल हैं, जो पिछड़े हैं क्षेत्र हैं, वहां पर विशेष छूट भी दी गई है। तो आप अपनी सरकार से बात करिए। आप तो मिनिस्टर हैं सरकार में, बहुत सीनियर लीडर भी हैं, मुख्यमंत्री के आप करीबी भी हैं, तो मुख्यमंत्री से बात कीजिए कि बुंदेलखंड हो गया या सेंट्रल यूपी के एरिया हो गया, रुहेलखंड का एरिया हो गया, वहां बिजली की कीमतें इंडस्ट्री की कम कर दें, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दें, थोड़ा टैक्सेशन कम कर दें, इंडस्ट्री सर्वाइव हो जाएगी। नहीं, टैक्सेशन कम किया गया है, इस टाइम शुरू में कम किया गया है और भी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। ओके। तो निश्चित तौर पर जैसे हम तमाम शुगर इंडस्ट्री हैं जो बंद हो रही थी पूर्वांचल की, शुगर इंडस्ट्री तो तबाह हो गई उत्तर प्रदेश में। IP सिंह, आपको क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब है और निवेश नहीं हो रहा है? निवेश तो हो रहा है। मैं देखता हूं बीजेपी के पेट में बहुत दर्द होता है जब कोई इंडस्ट्री आता है यूपी में, कोई इन्वेस्टमेंट करने चलता है। आप तो स्वागत तक नहीं कर रहे हो रतन टाटा का। नहीं, बिल्कुल। अगर विदेश से कोई आता है तो मोदी जी बहुत ढोल बजा बजा के कहेंगे, और अगर अखिलेश किसी को लेकर आए हैं तो आपके पेट में दर्द होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का वो इलाका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो दिल्ली से बिल्कुल देश की जो राजधानी है उससे जुड़ा हुआ इलाका है, यहाँ बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल जोन खड़ा किया जा सकता था, लेकिन वहां यादव सिंह जैसे और नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी का जो घपले घोटाले आए, लाखों करोड़ का घपले घोटाले आए, उसमें ये दोनों सपा बसपा की दोनों सरकारें भाई बहन की तरह काम की हैं और इनके मतलब इकोनॉमिक अपराध सीधे सीधे उसमें यादव सिंह जैसे लोगों से जुड़े रहे। ये बहुत बड़ा कारण है कि इन दोनों जगहों पर उद्योग नहीं पनप पाए, बढ़ पाए, और ऊर्जा के क्षेत्र में भी ठीक से काम दादरी इन्हीं का बनाया हुआ था, वो फेल हो गया 2 रुपए प्रति यूनिट देने की बात। और उसी के साथ अखिलेश यादव विदेश यात्रा करने गए और विदेश यात्रा उन्होंने कहा आलू से वोदका बनाएंगे, वोदका, और कन्नौज में बहुत भारी इंडस्ट्री लगेगी। वो वोदका कहां चला गया? उन्होंने कहा कि मैं औरैया में प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए 214 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई, उस पर क्या हुआ? सवाल ये खड़ा होगा जो निवेश की चर्चा ये सरकार करती रही, लेकिन निवेश के नाम पर क्या हुआ? 85,000 करोड़ नहीं, अगर उसको जोड़ लीजिए 54,000 करोड़, सिर्फ अब मैं कह रहा हूं दिल्ली और मुंबई का जोड़िए तो 1,09,000 करोड़ होता है। एक्चुअल जो 1,40,000 करोड़ से ऊपर का इन्होंने क्लेम किया, और मैं समझता हूं 2-4 हजार करोड़। ओके, प्रदीप माथुर, उत्तर प्रदेश को क्या जानबूझकर बदनाम किया जाता है कि साहब यहाँ बड़ी स्थिति खराब है, यहाँ आओगे तो लूट जाओगे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ कुछ नहीं है? तो क्या रतन टाटा कोई अनाड़ी उद्योगपति हैं? देखिए IP सिंह, अभी मैं IP सिंह साहब से और अपने एनालिस्ट साहब से बात कर रहा था वाले भी जो देखिए ऐसा होता है जी कि हम इस प्रदेश के निवासी हैं,
और हम सब लोगों का पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ये कर्तव्य होना चाहिए Very true, कि हम very इस true. प्रदेश को बदनाम ना करें। अप्रिशिएट। और नतीजा ये जब हम ही बदनाम करेंगे अपने प्रदेश को, जैसे मोदी जी देश को जाके बाहर बदनाम करते हैं, आप तो specific रहो। तो इस तरह यदि हम अपने प्रदेश को बदनाम करेंगे तो ये बताइए बाहर के निवेशक आएंगे कैसे? नंबर 1। नंबर 2, स्थिति प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि एक माहौल बनाए, कोशिश की जा रही है माहौल बनने की, पर वो मामला नोएडा तक सीमित है, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे तक सीमित है। और आप एक बात और देखिए, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे, ये रेजिडेंशियल हब ज्यादा हैं बनिस्पत इंडस्ट्रियल हब के। लोग वहां पे मकान रहने के लिए खरीदने कहा जाते भी हैं कि सर्विस सेक्टर ज्यादा है जी, तो नहीं, रेजिडेंशियल घर रहने के लिए लोग, नौकरी पेशा लोग वहां रहते हैं, मकान लेना पसंद करते हैं। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज का कम है, मकानों का और प्लॉटों का ज्यादा है। और अब आप आइए बुंदेलखंड की तरफ, कानपुर की तरफ, सेंट्रल यूपी की तरफ, तराई की तरफ, वहां सरकार का ध्यान कम है। उनको, अब मैं आपको बताऊं, मथुरा में ताज ट्रेपेजियम जोन है। ताज ट्रेपेजियम जोन के अंतर्गत आप ताज को, आगरा को टूरिस्ट के एंगल से डेवलप करने की बात तो कर रहे हैं, पर ताज ट्रेपेजियम जोन के अंदर आप नॉन स्मोकिंग इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कोई फैसिलिटेशन नहीं कर रहे। हमने मथुरा को इंडस्ट्रियल गैस ला के दी, हमारी जब सरकार यूपी में थी। हम कह के हार गए मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, एमडी यूपीएसआईडी से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर से, कि मथुरा में ताज ट्रेपेजियम जोन के अंतर्गत गैस पे आधारित औद्योगिक क्षेत्र लगाइए, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी कि पूछिए मत। पर सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग के दे रही है। आपकी बात नहीं सुनी गई, नहीं सुनी गई, और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, All हम right. डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। फाइनल राउंड 20 सेकंड, डॉक्टर रही सिंह जी जी please मुझे continue. मुझे मुझे लगता है कि जो बातें निकल के आई, एक तो मेरी समझ से ये इस कि बहस से निकला क्या, ये 20 सेकंड में आप बता। मुझे ये निकला कि जो विकास की एक पॉलिसी बनाई गई, इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाई गई, वो अभी तक पास नहीं है। हम ये नहीं कह सकते पूर्णतः फेल हो गई, लेकिन पास भी नहीं हुई। और ये मैसेज मैं ये देना चाहता हूं, या मेरा सजेशन ये है, आप मुख्यमंत्री को सजेशन दीजिए कि वो कम से कम उत्तर प्रदेश में हम्म। एक विकेंद्रीकृत इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए। ये सेंट्रलाइज्ड जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, Correct है। ये यूपी में नहीं I do चलेगी। agree with you. और नंबर 2, ऐसी इंडस्ट्री लाएं, ये तोशिबा और ये सब, ये नंबर 1 रूट इकोनॉमी को डेवलप नहीं करते, बैकबोन को डेवलप नहीं करते। नंबर 3, रोजगार पैदा नहीं करते। रोजगार, विकेंद्रीकरण और एक ऐसी पॉलिसी जो फॉर, ऐसी पॉलिसी लाएं। अभी तक वो केवल नोएडा, सेंट्रल, एनसीआर, एसपी यादव 20 सेकंड, फाइनल राउंड, सरकार की तरफ से पक्ष रखिए। देखिए, हमारी सरकार की जो औद्योगिक निवेश नीति है, उसको रतन टाटा जी जैसे जो अथॉरिटी हैं, आज तो बहुत खुश हो, उन्होंने जो है तारीफ किया है। सैमसंग कंपनी के जो है एमडी ने तारीफ किया है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि नोएडा में हो रहा है, गोरखपुर में निवेश हुआ है, गोरखपुर में जो है निवेश हुआ है। इसके अलावा जो है गैलेंट कंपनी ने किया है, मेरठ में निवेश हुआ है, पसवारा नहीं, जो पेपर सुझाव डॉक्टर रही सिंह ने तो- दिए, एक्सपर्ट हैं, बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं और तो इंडस्ट्री पूरे मामलों प्रदेश के में एक्सपर्ट निवेश- हैं। आप इनकी सलाह को निवेश गंभीरता से लीजिए। डॉक्टर साहब, निवेश हुआ आईपी नहीं है। सिंह, आईपी सिंह, होने के लिए कहा आईपी गया है। नहीं, ये भी All right, साइन हुआ है, all right, वो all right. निवेश होगा। आईपी सिंह, फाइनल राउंड 20 सेकंड। आप तो रतन टाटा का स्वागत कर दो आईपी सिंह। 2015 चला गया, नहीं चुनावी वर्ष प्रारंभ हो गया है और रेवड़ी बांटने का काम उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव और सीएम श्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। उससे ज्यादा बहुत गुस्सा है इनमें। न उनके मन में चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे एग्रो इंडस्ट्री हो, या प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, या तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिस पर फोकस करना चाहिए था। ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है और सपा सरकार सर्वाधिक समय 15 साल में 8.5 साल का टर्म उसके पक्ष में गया है, लेकिन विकास अधूरा है। प्रदीप माथुर, फाइनल राउंड 20 सेकंड, आपकी राय। देखिए, और मुख्यमंत्री को सलाह। मुख्यमंत्री को के प्रयासों को हम अप्रिशिएट करते हैं, परंतु हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। और स्थिति यह है कि सिंगल विंडो सिस्टम फेल हो गई है। यदि आपको लोन लेना है तो बैंक के पास जाइए, पावर कनेक्शन लेना है तो बिजली वालों के धक्के खाइए, यूपीएफसी से धक्के खाइए, पिकअप से धक्के खाइए, यूपीएसआईडीसी के धक्के खाइए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के धक्के खाइए, और रेड टेपिज्म जो ब्यूरोक्रेसी की उनके धक्के खाइए।
एंटरप्रेन्योर एक फुटबॉल की तरह हो जाता है और फिर वो इतना त्रस्त हो जाता है उत्तर प्रदेश में। आप बड़े निवेशकों को तो आकर्षित कर रहे हैं, पर बैकबोन वाले जिनसे कि जनता Thank को you. राहत मिलेगी, Thank वो you. उसको करने के लिए मैं मुख्यमंत्री को एडवाइस करता हूं कि थोड़ी सख्ती करें। अभी भी समय काफी है, उनके निवेशक आ सकते हैं, परंतु उनको पेचों को कसने की जरूरत है और एक इस तरह की स्ट्रीमलाइन सिस्टम, एक डंडा राज की जरूरत है, ना कि सॉफ्ट एटीट्यूड। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रही सिंह, एसपीएस यादव, आईपी सिंह और प्रदीप माथुर। आप चारों ने बहुत बहुमूल्यवान राय अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में उत्तर प्रदेश की पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा डॉक्टर रही सिंह ने उठाया कि विकेंद्रीकृत इंडस्ट्री पॉलिसी यूपी सरकार को अपनानी, इंडस्ट्री सिर्फ एक एरिया विशेष के लिए नहीं, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होनी चाहिए, और जो इकोनॉमिक रूट में शामिल हो, यानी उत्तर प्रदेश की अपनी जो इंडस्ट्री हो, जो यहाँ के लोगों की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उसको किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके टैक्स कैसे कम किए जाएं, उनको सस्ती बिजली कैसे दी जाए, और जो छोटे एमएसएमई प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे उभारा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, और सिंगल विंडो सिस्टम को पूरी तरीके से प्रैक्टिकली उसको सिंगल विंडो किया जाए। जो प्रदीप माथुर ने बात कही कि बिजली से लेकर लोन कराने तक कितने धक्के खाने पड़ते हैं, वो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ही जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस बहस को देखने के लिए।